मेरा नाम आर्यन है। मैं बहुत गरीब था। मैं एक बड़े से बंगले में चौकीदार की नौकरी किया करता था। मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे लिए ये नौकरी बहुत अहम थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरी फैमिली गांव में रहती थी। वैसे तो हम दो भाई थे, लेकिन मेरा छोटा भाई जन्म के समय से ही लंगड़ा था। उसकी टांगों में पोलियो था, इसीलिए वो हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पिता काफ़ी बीमार हो चुके थे। उनको इलाज की सख्त ज़रूरत थी। माँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके घर का गुजारा चला रही थी। अब मैं जवान हो गया था। आखिर मैं कब तक अपनी माँ से ये काम करवा सकता था। इसीलिए मैं काम ढूंढने के लिए शहर आ गया था। कई महीनों तक मैंने यहाँ पर धक्के खाए थे। मेरे गांव का ही एक दोस्त शहर में काम करने के लिए आया था, मगर वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। मुझे फैक्ट्री में काम नहीं मिला क्योंकि उसकी फैक्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने दोस्त के साथ ही उसकी फैक्ट्री में काम करूंगा, लेकिन काफ़ी समय तक मैं यहाँ भटकता रहा। तब जाकर मुझे मेरे दोस्त ने इस बंगले के बारे में बताया था कि इस बंगले के मालिक को एक भरोसेमंद चौकीदार की ज़रूरत है। फिर यहाँ के मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। मुझे इस बंगले में चौकीदारी करते हुए 1 साल हो गया था। ये बंगला एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी का था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पर रहा करते थे और काम के सिलसिले में उनका विदेश में भी आना जाना लगा रहता था। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर, नौकर और यहाँ तक कि चौकीदार को भी भरोसेमंद रखा था ताकि उनके पीछे उनके घर में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। वैसे तो उनके घर में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए थे। मालिक सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की तरफ से फिक्रमंद रहते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सनाया था। कहने को तो सनाया मैडम के साथ घर में उनकी माँ भी रहती थी, मगर मालिक फिर भी सनाया मैडम के लिए बहुत परेशान रहते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। सनाया मैडम बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी, मगर जब से मैं यहाँ पर नौकरी पर लगा था, मैंने देखा था कि सनाया मैडम बहुत बीमार रहती थी। मुझे यहाँ के एक पुराने चौकीदार ने बताया था कि सनाया मैडम विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हैं और वो पिछले 2 साल से बीमार हैं। मालिक ने बड़े बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, यहाँ तक कि विदेश भी उनका इलाज करने के लिए ले गए, मगर सनाया मैडम की बीमारी का पता ही नहीं चल पाता। मालिक के एक फैमिली डॉक्टर भी थे जिनका नाम डॉक्टर त्यागी था। वो सनाया मैडम की सेहत के बारे में हर बार डॉक्टर त्यागी से ही पूछा करते थे। मालिक की बेटी लाखों में एक थी। मैंने उनको 1-2 बार देखा था क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पर आया था तब वो नौकरानी के साथ गार्डन में टहलने के लिए आ जाती थी। नौकरानी पकड़कर उनको टहलाती थी। वो बहुत कमज़ोर हालत में लगती थी, पर अब तो काफ़ी दिनों से उनकी कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि वो खड़ी भी हो जाएं। वो इतनी बीमार हो गई हैं कि सिर्फ अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं। मगर जब मैंने उनको पहली नज़र में देखा था तब मेरे दिल में ख्वाहिश उठी थी कि काश मेरी ज़िंदगी में भी सनाया मैडम जैसी खूबसूरत लड़की हमसफ़र बनकर आ जाए। क्योंकि जब मैंने पहली बार सनाया मैडम को गार्डन में टहलते हुए देखा था तो उनकी चाल ऐसी थी कि मैं उन्हें देखता ही रह गया था। उनका एक एक अंग खूबसूरती से भरा हुआ था। पूरे 1 साल में मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था क्योंकि मैं किसी भी नए इंसान को बिना जांच पड़ताल और पूछताछ के अंदर नहीं भेजता था। मालिक का कहना था कि जिस दिन से मैंने तुम्हें चौकीदारी पर रखा है उस दिन से कोई भी ऐसा इंसान हमारे घर में नहीं आया जिसने किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की हो, क्योंकि अमीर लोगों के तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इसलिए मैं मालिक का भरोसेमंद और उनका फेवरेट चौकीदार बन गया था। वो मुझसे ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। मेरे लिए तो सनाया मैडम सिर्फ एक ख्वाहिश की तरह थी। मैं कहाँ और वो कहाँ, बस मैं उनके बारे में सोच ही सकता था। लेकिन वो अब इतनी बीमार रहने लगी थी कि मुझे भी उनकी फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो बिल्कुल पागलों की जैसी हरकतें करने लग गई थी। मुझे सनाया मैडम के बारे में घर के नौकर बता दिया करते थे, क्योंकि घर के अंदर 2 नौकर और बाकी सारी नौकरानियां काम किया करती थी, तो मेरी बातचीत उन नौकरों से होती रहती थी। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गया था। मैं जब भी सनाया मैडम के बारे में सुनता तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत रहम आ जाता था। भगवान जाने उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि उनका इलाज ही पॉसिबल नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे मालिक ने अपने पास बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जगह दूसरा चौकीदार रख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, मालिक आप ये क्या कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये नौकरी तो मेरा रोज़गार है। मुझे तो कहीं यहाँ से अच्छी नौकरी मिलेगी ही नहीं। मेरी बात सुनकर मालिक कहने लगे, तुम परेशान मत हो।
दरअसल तुम बंगले के बाहर की चौकीदारी करते हो। मुझे एक और चौकीदार की ज़रूरत है। मुझे इस घर के नौकरों में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। कहीं ये लोग मेरे पीछे मेरी बेटी के कमरे में तो नहीं जाते। तुम्हारी मालकिन भी सारा दिन कहीं ना कहीं बिजी रहती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के कमरे के बाहर की चौकीदारी करो और मैं बंगले के बाहर के लिए कोई दूसरा चौकीदार रख लूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सनाया के कमरे के बाहर की चौकीदारी किया करोगे। मालिक की बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई थी। मुझे इस काम से भी कोई एतराज़ नहीं था। मालिक का कहना था कि मुझे तुम्हारे जैसे ही एक भरोसेमंद चौकीदार की ज़रूरत है। अगर तुम किसी को जानते हो तो मुझे बताना। मैंने मालिक को अपने एक दोस्त के बारे में बता दिया था, जो शहर में ही रहता था और काफ़ी दिनों से उसका काम भी नहीं चल रहा था। उससे पूछताछ करने के बाद मालिक ने उसे बंगले के बाहर की चौकीदारी करने के लिए रख लिया था और मुझे सनाया मैडम के कमरे की बाहर की चौकीदारी करने के लिए कहा था। अब मैं सनाया मैडम के कमरे के बाहर पहरा देता था। सनाया मैडम ज़ोर ज़ोर से खांसती थी। उनको बहुत तकलीफ थी। उनके गले से अजीब सी आवाज़ें आती थी। ये देखकर तो मैं डर ही गया था। मैंने कभी किसी औरत को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखा था। मैं कभी कभी सनाया मैडम को देखने के लिए चोरी चुपके कमरे के अंदर झांक लिया करता था। आज भी सनाया मैडम बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। मैं कमरे के अंदर उनको झांक कर देखने ही वाला था कि अचानक मालिक दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को दवाई देने लगे। उसके बाद सनाया मैडम की आवाज़ आना तो बंद हो गई। शायद उन्हें दवाई पीने के बाद थोड़ा आराम आ गया था, मगर मालिक कमरे से बाहर आ गए और मुझसे कहने लगे, आर्यन, मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। तुम नौकर से जाकर कहो कि वो जल्दी से गाड़ी निकाल लें। आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं तो मालिक की बात सुनकर ही डर गया था। पता नहीं मालिक क्या करने वाले हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि गाड़ी निकाल लो, मालिक अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। लगभग 2 घंटे के बाद मालिक वापस आए थे। मैं मालिक के पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करता था, इसलिए मैंने ड्राइवर से पूछा था कि मालिक कहाँ गए थे। ड्राइवर ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चौंक गया था। वो कहने लगा कि मालिक ने अखबार में खबर छपवाई है कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा उसे इनाम में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मालिक की ये खबर शहर के सारे डॉक्टर के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। 5 करोड़ रुपए की रकम तो बहुत बड़ी रकम होती है, और वैसे भी मालिक के लिए इतनी बड़ी रकम कोई मामूली बात नहीं थी। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आते थे, और वैसे भी एक पिता के लिए उसकी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं सोचने लगा कि काश मैं डॉक्टर होता, मैं सनाया मैडम का इलाज करता और ज़िंदगी भर की कमाई कर लेता। कहते हैं कि इंसान सच्चे दिल से अगर कोई ख्वाहिश करता है तो भगवान उसे ज़रूर पूरी कर देता है। मैं उन दिनों सोचता रहता था कि सनाया मैडम का इलाज आखिर कैसे पॉसिबल होगा। मालकिन ने मुझे मना किया था कि मुझे सनाया मैडम के कमरे के अंदर किसी भी नौकर को जाने नहीं देना है। उनके कमरे के अंदर मालकिन या मालिक ही जाया करते थे, या कभी कभी मालकिन डॉक्टर को कमरे के अंदर लेकर जाती थी। बाकी किसी को भी परमिशन नहीं थी वो उनके कमरे के अंदर जाए। एक दिन डॉक्टर त्यागी बंगले में मालिक से मिलने के लिए आए थे। ही अजीब लग रहा था। उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल इंसान से अलग थी। उसकी आंखें गोल्डन कलर की थी और बाल लंबे लंबे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तांत्रिक है। कपड़े तो उसने हमारे तुम्हारे जैसे ही पहने हुए थे, मगर शक्ल से वो बड़ा ही अजीब लग रहा था। डॉक्टर त्यागी उसे अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि ये तांत्रिक दावा कर रहा है कि ये आपकी बेटी का इलाज करेगा, क्योंकि इसने अखबार में आपके 5 करोड़ रुपए वाली खबर के बारे में सुना है। मैं उन लोगों की बात सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था कि ये तांत्रिक आखिर सनाया मैडम का इलाज कैसे कर सकता है। विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर तक तो उनका इलाज नहीं कर सके। वो भी लाख ढूंढने के बावजूद भी सनाया मैडम की बीमारी का पता नहीं लगा सके। लेकिन उसने कहा था कि वो सनाया मैडम का इलाज कर सकता है और उनको पूरी तरह से ठीक कर देगा। उसके इतना ज़्यादा दावा करके कहने पर मैं भी सोच में पड़ गया कि यह आदमी सच कह रहा होगा। डॉक्टर त्यागी तो किसी काम से जा चुके थे और वो तांत्रिक वहीं पर बैठा रह गया था। वो तांत्रिक डॉक्टर त्यागी का कोई जानने वाला था। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो तांत्रिक मालिक से बातें करने के लिए बैठ गया था। मैं अभी भी कान लगाकर उन लोगों की बातों को सुन रहा था। उस तांत्रिक ने कपड़े भी बड़े गंदे मेले से पहने हुए थे। उसके पास कोई थैला या कोई बैग भी नहीं था जिसमें दवाइयाँ वगैरह होती हैं। वो तो खाली हाथ आया था। मैं सोचने लगा कि वो सनाया मैडम का क्या इलाज करेगा। उस तांत्रिक ने मालिक से सनाया मैडम के कमरे में जाने के लिए कहा।
मालिक उसे सनाया मैडम के कमरे के अंदर ले गए थे। मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे चल गया था। उसने मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से घूरा और मालिक की तरफ देखकर कहने लगा, इस लड़के को कमरे के बाहर भेज दो, मुझे आपसे बात करनी है, आपकी बेटी के इलाज से रिलेटेड। तभी मालिक ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं बाहर तो आ गया, मगर मैं इस बंगले के कोने कोने के बारे में जानता था। मैं दरवाजे के कोने में जाकर ही खड़ा हो गया था, जहां से मैं उस तांत्रिक और मालिक की बातें सुन सकूं। पहले तो उसने सनाया मैडम को बड़ी गौर से देखा। उसके बाद उसने मालिक से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, जिसको सुनकर तो मालिक भी चौंक गए थे। उसने मालिक से कहा कि देखो बड़े साहब, आपको मेरी बात बुरी तो ज़रूर लगेगी और मेरी बात से आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगी, मगर तुम्हारी बेटी का इलाज दवाइयों में नहीं है। इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। आपको उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। मालिक को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। जाहिर सी बात है, हर पिता एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करना चाहता ही है। मालिक ने उससे सवाल किया कि आखिर मेरी बेटी की शादी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मालिक उससे 2-3 सवाल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी फ्रॉड भी हो सकता है। ये आदमी पैसों का सुनकर भी सनाया मैडम के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। उस आदमी ने सनाया मैडम के बीते हुए कल की कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मालिक और मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई बड़ा तांत्रिक है। उसने सनाया मैडम को पहली बार देखा था। उसने बता दिया था कि उनका जन्म कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था, और पहली बार उनका एक्सीडेंट लंदन में हुआ था, जब वो अपने दोस्तों के साथ सड़क पर चल रही थी। मालिक को उस आदमी पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि उसने सनाया मैडम के कुछ ऐसे राज बता दिए थे जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता था। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मालिक आग बबूला हो गए थे। वो तो आप ही से ही बाहर हो गए जब उस आदमी ने ये कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी अमीर परिवार में मत करना, बल्कि किसी गरीब से गरीब परिवार में करना, बल्कि एक ऐसे आदमी से करो जिसने शुरू से ही परेशानियां देखी हों और जो आपकी बेटी को खुश ना रख सके। ये बात सुनकर मालिक का मन किया कि वो उसका मुंह तोड़ दें। वो पागलों जैसी बातें कर रहा था। सनाया मैडम पहले से ही इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो अभी भी किसी परेशानी से कम बड़ी बात नहीं थी, मगर उनकी शादी अगर किसी गरीब लड़के से हो गई तब वो और ज़्यादा परेशानी में आ सकती थी, क्योंकि मालिक ने शुरू से ही उनको एक लग्जरी लाइफ दी थी। और फिर शादी करना कोई मजाक बात नहीं थी, बल्कि सारी ज़िंदगी का फैसला होता है। इसलिए सनाया मैडम किसी गरीब इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। और इस दुनिया में गरीबों की कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब रिश्ता उनको अपनी बेटी के लिए मिल सकता था, मगर वो एक अमीर पिता होते हुए अपनी बेटी को गरीबी भरी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकते थे। उस आदमी ने कहा, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हो तभी आपकी बेटी ठीक होगी और उसका इलाज भी मुमकिन हो पाएगा, वरना आप अपनी बेटी को इसी हाल में देखते रहोगे और फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली जाएगी। मालिक ये बात सुनकर परेशान भी हो गए थे और गुस्से से पागल भी। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान के पल्ले बांध दूं ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए? इससे अच्छा तो यही है कि वो इसी तरह बीमार पड़े पड़े ही मर जाए, मगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब अनपढ़ जाहिल से नहीं करूँगा। वो आदमी कहने लगा, अब आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी की शादी ऐसे ही गरीब लड़के से करो जिसके साथ आपकी बेटी परेशान रहे। कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो गरीबी में भी खुशी खुशी अपना गुजारा कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो जो आपकी बेटी को गरीबी में ज़रूर रखे, मगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे और आपकी बेटी वहाँ पर भी खुश रह सके। लेकिन आपकी बेटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो, वरना जानते हो आपके क्या होगा। उसने कहा था, आप मेरे हुलिये पर मत जाना, मैं बड़ी पहुंची हुई चीज़ हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया था। फिर उसने न जाने मालिक से क्या बात कही, मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी थी। मालिक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, मगर फिर अचानक उस आदमी की बात सुनकर वो सुकून से हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस आदमी की सारी बातों पर रजामंद हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद तांत्रिक कमरे से निकलकर चला गया था। तांत्रिक के जाने के बाद मालिक ने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया था और वो खुद भी अपने कमरे में जा चुके थे। मैं उनके पीछे पीछे ही उनके कमरे में चला गया। मालिक ने मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा था और खुद सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मुझे भी अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात करेंगे। वो मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगे, मेरे गांव के बारे में पूछने लगे और कहने लगे कि आखिर तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो, तुमने क्या काम किया है, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं।
उन्हें मेरी पूरी फैमिली की डिटेल चाहिए थी। एक एक करके उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल कर दिए थे। मैंने एक एक करके उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम देखने में अच्छे हो, तुम गरीब हो, बस इसीलिए अपने स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हो, लेकिन अगर तुम अमीर होते और अमीरों के जैसे कपड़े पहनते तो तुम बहुत अच्छे लगते। हालांकि तुम अभी भी अच्छे लगते हो। वैसे तो हमारे घर में बहुत नौकर हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा तुमने इस बंगले की इज्जत की खातिर काफ़ी कुछ किया। तुमने अपने काम को भी अपना कर्तव्य समझा है। मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मालिक को क्या हो गया है। वो अचानक मुझसे ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे थे। मुझे जल्द ही समझ आ गया था कि वो अचानक मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं, मगर मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे सारे घर वालों के पूछने के बाद उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही थी। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें कल को 10 लाख रुपए दूंगा, वो तुम अपने घर भिजवा देना, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मालिक की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। हालांकि मुझे इस बात से खुशी भी हो रही थी, क्योंकि 10 लाख रुपए की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं समझ गया था कि मालिक मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद करना चाह रहे थे। सबसे ज्यादा भरोसा उनका मुझ पर ही था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद किया था। उनका कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी तो उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। आर्यन मेरे बेटे, क्या तुम मेरी बेटी सनाया से शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे निराश नहीं करोगे, बल्कि इकरार करके खुश कर दोगे। मालिक का बदला हुआ बिहेवियर देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मालिक को इस तरह से मोम बनते हुए देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो अपनी बेटी के लिए मुझसे कितनी बड़ी बात कर रहे थे। हालांकि उनकी बेटी और मुझ में जमीन आसमान का फर्क था, मगर मैंने हिम्मत से काम लेते हुए मालिक की बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वो बीमारी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे शादी करने के बाद आखिर मैडम की बीमारी कैसे दूर होगी, जबकि मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान था। ना तो मैं ज़्यादा अच्छा था और ना मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी थी जिससे मैं सनाया मैडम के लिए परफेक्ट बनता हूँ। मैं किसी हाल में भी सनाया मैडम से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो उन्हें पहले ही दिन से पसंद करता था। लेकिन वो बीमार थी और मुझे इस बात से बहुत डर महसूस हो रहा था, मगर मालिक के होते हुए मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगा। मेरी शादी मालिक की बेटी के साथ फिक्स हो गई थी और मैंने ये खबर अपने पेरेंट्स को भी दी थी, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मालिक ने ये खबर भी न्यूज़ चैनल और अखबार में छपवा दी थी कि वो अपनी बेटी सनाया की शादी अपने घर के ही गरीब चौकीदार से कर रहे हैं। ये बात मालिक के लिए बड़े दुख की थी। जाहिर सी बात है, मैं उनके और उनके बेटे के लिए परफेक्ट नहीं था, जबकि मैं तो गांव का रहने वाला एक गरीब लड़का था। मगर इसके बावजूद मालिक की बेटी की बीमारी ने उन्हें मुझे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शहर के बड़े बड़े लोगों तक जब ये खबर पहुंची तो वो तरह तरह की बातें करने लगे थे। कह रहे थे कि पता नहीं इस आदमी की बेटी में ऐसी क्या कमी है जो वो अपनी बेटी की शादी एक गरीब इंसान के साथ कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अभी मेरी और सनाया मैडम की शादी में 15 दिन रह गए थे। इन 15 दिनों में धीरे धीरे उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। ये देखकर तो मालिक भी हैरान थे और उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो रही है। और तो और 15 दिन पूरे होने तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बस उन्हें थोड़ी बहुत कमज़ोरी का एहसास हो रहा था। मैं भी ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर सनाया मैडम की तबीयत किस तरह से ठीक हो रही है, क्योंकि ना ही किसी तरह से उनका खाना पीना बदल गया था और ना ही वो कोई दवाई खा रही थी। मुझे लगा कि मेरी शादी सनाया मैडम के साथ सिंपल तरीके से होगी, मगर मालिक ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। शादी के एक दिन पहले मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ और तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ चोरी चुपके नहीं कर रहा, बल्कि सारे ज़माने को ये बात पता है। मैंने सबके सामने तुम्हें अपना दामाद एक्सेप्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मालिक की इस बात ने जहाँ मुझे परेशान कर दिया था, उधर ही उनकी एक शर्त ने मुझे पागल बना दिया था। उनकी शर्त बहुत ही अजीब थी। ये शर्त तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखने की थी। दरअसल मालिक की ये शर्त थी कि मैं उनकी बेटी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर मैं रात के समय अपना घर छोड़कर बंगले की नाइट ड्यूटी किया करूँगा। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर चौकीदारी करता था, मगर अभी तक मैंने ड्यूटी नहीं की थी।
रात के समय पर मैं अपने किराए के घर में चला जाता था और ना ही बंगले में रात के समय नाइट ड्यूटी करने के लिए किसी चौकीदार को रखा गया था। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मालिक ने मुझे अपनी बेटी की चौकीदारी करने के लिए रखा था। अब जब वो विदा करके मेरे घर चली जाएगी तो फिर उन्हें अपने इस बंगले की पहरेदारी करवाने का क्या मतलब बनता था। मालिक की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। वहीं मेरे दिमाग में एक अजीब बात आ गई थी। इधर मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए बेचैन हो रहा था और यहाँ मालिक ने मेरे सामने एक अजीब सी शर्त रख दी थी जिसे मानना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मालिक अब मेरे ससुर ही नहीं बल्कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि आप जैसा कहोगे मैं इस शादी को वैसे ही निभाऊंगा। मालिक ने कहा कि दरअसल मेरी बेटे की बीमारी ने मुझे परेशान करके रख दिया। हालांकि अब वो बेहतर हो गई है, मगर मुझे कुछ लोगों पर शक हो रहा है। बस इस वजह से मैं तुमसे नाइट ड्यूटी करवा रहा हूँ। एक खास मकसद है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आगे ये शर्त रख रहा हूँ। भले से ही यहाँ पर मेरी बेटी नहीं होगी, मगर तुम पहले से ही यहाँ पर चौकीदार हो और अगर तुम रात को नाइट ड्यूटी कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। इसके बदले में मैं तुम्हें डबल सैलरी दे दिया करूँगा, दिन और रात दोनों की लगाकर। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। मालिक की बात सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो उठे थे, मगर मैं उनके इस अंदाज को समझता था। वो हमेशा ऐसे ही बात किया करते थे, कभी पूरी बात नहीं बताते थे। मैं जानता था कि उनकी शर्त के पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों वाली बात करना मालिक के अंडर में नहीं था। अगले दिन मेरी शादी सनाया मैडम के साथ हो गई थी। अपनी बेटी की शादी पर दोनों माता पिता बहुत रोए थे। मालकिन का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि बेटा, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, जबकि मालिक की भी आंखों में आंसू थे। आज उनकी इकलौती बेटी की शादी हो गई थी और उसकी विदाई थी, इसलिए उन दोनों का रोना तो बनता था। आज मेरी पहली रात थी तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी के पास जाने से नहीं रोका, बल्कि मुझे खुशी खुशी परमिशन दी कि तुम जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसे दवाइयाँ भी टाइम पर देते रहना। कल से तुम आकर यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना और हाँ, तुम जैसा भी कुछ देखो मुझे ज़रूर बताना, क्या ही रात का कितना ही समय क्यों ना हो रहा हो। मैं मालिक से परमिशन लेकर अपने घर आ गया था। सनाया मैडम तो पहले ही मेरे दोस्त की पत्नी के साथ मेरे घर पर आ गई थी। मेरा छोटा सा घर जो सनाया मैडम के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं घर आया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाने से भी डर रहा था, क्योंकि एक तो मैं चौकीदार था, जबकि वो बचपन से ही महारानी की तरह पली बड़ी थी। उनकी ज़िंदगी में तो कोई कमी नहीं थी, मगर मैं तो एक मामूली सा आदमी था। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी ने मेरा स्वागत किया। उनकी तबीयत बेहतर लग रही थी। वो मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इसका मतलब ये था कि वो मुझसे शादी करके खुश थी और ना ही उन्होंने मुझे गरीब होने का ताना दिया। वो एक आम पत्नी की तरह मेरी सेवा की बातें करने लगी थी। मुझे एहसास हुआ था कि वो एक अच्छी पत्नी बनने के काबिल है। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ। सुबह के समय मैंने उनसे सवाल कर ही लिया कि आपको मुझसे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपका तो सपना होगा कि आपकी शादी किसी अमीर इंसान से हो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे लिए तुमसे शादी करना ही भलाई था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी सेहत ख़राब हो जाती। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझसे शादी होने पर सनाया मैडम की तबीयत ठीक होने लगी। इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि अभी सच्चाई मेरे सामने आनी बाकी रह गई है। मैं तो इस बात से खुश था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और जिसको मैं हमेशा चाहता था, जिसके बारे में मैं हमेशा ख्वाहिश करता था, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी और उसने भी मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। सुबह से रात कैसे हो गई मैं नहीं जानता। शाम के फौरन बाद ही मैं अपने घर से निकल गया और मालिक के बंगले की तरफ पहुंच गया। बंगले के अंदर जाते ही मेरी बहुत इज्जत हो रही थी, क्योंकि मैं अब इस घर का दामाद बन चुका था। मालिक ने मुझे नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा था, लेकिन अब मालिक ने मुझे एक और अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाहर किसी को भी ये जाहिर नहीं करना है कि तुम यहाँ नाइट ड्यूटी करने के लिए आए हो। बंगले के बाहर जो छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, तुम वहाँ उसकी खिड़की से झांककर बंगले की पहरेदारी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम अपने ससुराल की ड्यूटी कर रहे हो। मैं सर्वेंट क्वार्टर में चला गया और उसकी खिड़की के पास बैठ गया था। सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बंगले का गेट साफ साफ नजर आ रहा था। अभी मुझे 2 घंटे ही गुजरे थे
कि मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। रात के लगभग 3 बज रहे थे जब हल्की सी आहट हुई। मुझे बंगले के गार्डन की तरफ कोई कूदता हुआ नजर आया था, क्योंकि बंगले के गार्डन के बाहर की दीवार से कोई गार्डन के अंदर कूदा था। वहां से किसी की हलचल की आवाज़ आने लगी तो मैं चौंक गया। जब मैंने गौर से देखा तो ये वही आदमी था, वही तांत्रिक था जो डॉक्टर त्यागी के साथ आया था, और इसी ने मालिक से उनकी बेटी की शादी के बारे में कहा था। मैं इस आदमी को देखते ही पहचान गया था, और इसको इस तरह से बंगले के अंदर चोरी चुपके आते हुए मैं हैरान रह गया था। ये तो वही तांत्रिक था, मगर उसका यहाँ पर क्या काम है? इससे पहले कि वो आदमी मेरी आंखों से ओझल हो जाता, मैं सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल आया था कि ये यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये इस बंगले के अंदर बिल्कुल चोरों की तरह घुसा था, और फिर इसे रात के समय आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, वो तेज़ी से चलता हुआ चोरी चुपके खिड़की से बंगले के अंदर कूद गया और मालिक के कमरे की पीछे की साइड चला गया। मैंने देखा कि मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैंने मालकिन की मौजूदगी की वजह से कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं समझा। मगर जब मेरी नज़र मालिक के कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि बिस्तर पर सिर्फ मालिक मौजूद थे, मालकिन नहीं थी। तो मैं फ़ौरन कमरे के अंदर चला गया और मालिक को नींद से जगा दिया। घबराने के बजाय मालिक खामोशी से उठे और बाहर आ गए। सामने का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वो मेरी समझ से बाहर था। मालिक की पत्नी और वो आदमी एक दूसरे के साथ खामोशी से कुछ बातें कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आपस में पैसों का लेन देन कर रहे हैं। मालिक की पत्नी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ऐसे लोगों से भी मिलती जुलती होंगी, बल्कि ऐसे लोगों को तो वो अपने करीब भी भटकने नहीं दिया करती थी। मगर आज जो मैं देख रहा था उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मालिक ने जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मालिक ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा तो मालकिन घबरा गई थी। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो, और इस आदमी से इस समय क्या बातें कर रही हो तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है, वो भी रात के इस समय पर? आखिर कौन है ये? मालकिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मालिक बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इसको पकड़ लो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। इसकी इतनी पिटाई करो कि जब तक ये सारा सच ना उगल दे ये यहाँ पर क्यों आया है, तब तक इसे मारते ही रहना। ये सुनकर तो वो आदमी भी घबरा गया था। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ नजर आ रहा था। मालकिन के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने अचानक कहा कि मुझे माफ़ कर दो बड़े साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर गलती सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं की है, इसमें आपकी पत्नी भी शामिल है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे उस दिन इस घर में आकर आपके सामने झूठ बोलना है। मालकिन ने मुझे पैसों का लालच दिया था कि मैं तांत्रिक बनकर आऊं, और इन्होंने मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ बातें बता दी थी जो मैंने आपको बताई, तो आपको यकीन आ गया था कि मैं एक सच्चा तांत्रिक हूँ। फिर मैंने आपसे झूठ कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी किसी गरीब इंसान से कर दो तो आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने के लिए मुझे मालकिन ने ही कहा था। उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, बल्कि एक मामूली सा इंसान हूँ। मालिक तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो जो इस औरत की बातों में आ गए? मालिक उस पर चिल्लाने लगे। वो कहने लगा, मालिक, मैंने जो काम किया है मैं उसके ही पैसे लेने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर तो मालिक के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि मालकिन फूट फूट कर रो रही थी। वो आदमी तो साफ साफ मालकिन पर इल्ज़ाम लगा रहा था और कह रहा था कि इन्होंने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आखिर एक झूठ बोलने के मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे थे, इसलिए मैं इस काम को इनकार नहीं कर सकता था। वो कहने लगा, मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक ने जब चिल्लाते हुए मालकिन से कहा कि क्या यह आदमी सच कह रहा है, तो मालकिन घबरा गई थी और फिर उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी ही समझना चाहिए था। दरअसल मैं तुम्हारी बेटी से नफरत करती थी। तुमने मुझसे दूसरी शादी की थी, फिर भी तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से ही किया करते थे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी आंखों में कितने सारे सपने सजाकर आई थी, मगर तुमने सारा प्यार अपनी बेटी पर ही लुटा दिया। इस घर की एक एक चीज़ तुमने अपनी बेटी के नाम कर दी। मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे तो तुम सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए ही लेकर आए थे। ये कहकर जब मालकिन रोने लगी तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये औरत मालिक की दूसरी पत्नी है। वो सनाया मैडम की भी सगी माँ नहीं है, जबकि सनाया मैडम की सगी माँ तो कोई और थी। वो कहने लगी कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं तुम्हारी बेटी से बदला लेना चाहती थी।
मालिक कहने लगे, कैसा बदला? तुम कितनी घटिया औरत हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने इस आदमी के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगे तो उन्होंने अपनी गलती के बारे में बता दिया। उन्होंने जो कुछ किया था वो सब खुलकर सामने आ गया था। दरअसल मालिक की पत्नी खुद ही सनाया मैडम को उल्टी सीधी दवाइयां देकर बीमार करती रही थी। वो उनकी माँ थी, इसलिए कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता था। और ये आदमी, इसने तो सिर्फ मालकिन के कहने पर झूठ बोला था, लेकिन एक आस्तीन का सांप भी था जिसने मालकिन का साथ दिया था। वो था मालिक का फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर त्यागी, जो मालकिन के साथ मिला हुआ था। वो आदमी कहने को तो मालिक का दोस्त था, मगर मालकिन उसे ढेर सारे पैसे दे रही थी। वही था जो सनाया मैडम की सेहत खराब करने वाली दवाइयां मालकिन को दिया करता था, और मालकिन सनाया मैडम की दवाइयां और ओरिजिनल दवाइयों से बदलकर उन्हें मिला दिया करती थी। तभी तो सनाया मैडम न बीमार हो रही थी और न ही ठीक हो रही थी। उनकी कंडीशन बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। वो पागल हो जाती, और मालकिन चाहती भी यही थी कि ये गलत दवाइयां सनाया मैडम को पागल बनाने के लिए थी, ताकि वो एक दिन इन दवाइयों को खा खाकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाए और मालिक को ऐसा लगे कि उनकी बेटी बीमारी की वजह से मर गई। औरत भी कितनी अजीब होती है। मालकिन की उनकी दूसरी पत्नी के साथ मोहब्बत की शादी थी। भले ही उनकी पहली शादी उनके परिवार वालों ने करवाई थी, मगर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। जब उनकी पहली पत्नी मर गई तो उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। जब मालिक की दूसरी शादी हुई थी तो सनाया मैडम 2 साल की थी, और उन्होंने अपना सारा प्यार अपनी मोहब्बत को छोड़कर बेटी पर ही लुटा दिया था। इस बात की सारी जिंदगी मालकिन को जलन रही थी। मालकिन सनाया मैडम का दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि सनाया मैडम किसी लड़के के चक्कर में फंस जाए, जिसकी वजह से मालिक उन्हें घर से निकाल दे और उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। मगर सनाया मैडम एक बहुत अच्छी लड़की थी। उन्होंने कभी अपने पिता की इज्जत खराब करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं हुआ तो मालकिन ने डॉक्टर त्यागी और इस आदमी के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल रचा कि बेचारी सनाया मैडम जीते जी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। बस मरने के करीब थी। तभी मालिक भी अपनी बेटी की बीमारी से बहुत थक चुके थे। उन्होंने इस आदमी की बातों में आकर मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दी। ये सारी बात सुनकर मालिक रोने लगे थे। मैंने पहली बार उन्हें रोता हुआ देखा था। मुझे तब एहसास हुआ था कि बेटी का पिता सच में बहुत कमज़ोर होता है। भगवान सबकी बेटियों का भाग्य अच्छा करे, उन्हें अपने अपने घरों में खुश रखे। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने मालिक को भरोसा दिलाया था कि मैं सनाया मैडम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए तो सनाया से शादी होना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक को बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मालकिन को घर से निकाल दिया था। मालिक ने अपनी पत्नी डॉक्टर त्यागी और इस आदमी तीनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया था। ये बंगला तो पहले से ही सनाया मैडम के नाम था। मालिक ने हम दोनों को इस घर में रहने के लिए कहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी पत्नी पूरी तरह से सेहतमंद है। मालिक भी अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखकर हमेशा खुश रहते हैं, मगर उन्हें आज भी बहुत अफसोस है कि उनकी पत्नी ने बहुत घटिया हरकत की थी। लेकिन उनकी पत्नी आज जेल में चक्की पीस रही है और उसे उसके किए की सज़ा मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।